नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पर उठे सवालों को लेकर राज्यसभा में आज जवाब दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी की तरफ से 2013 में दिए गए उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें राहुल ने गरीबी को एक मानसिक स्थिति बता दिया था। वित्त मंत्री ने पूछा कि आखिर तब कांग्रेस नेता किस तरह की गरीबी की बात कर रहे थे। दरअसल राहुल गांधी ने केंद्र में यूपीए की सरकार रहते हुए गरीबी के आंकड़ों पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि गरीबी केवल एक मानसिक अवस्था है, इसका पैसे और खाने जैसी चीजों की कमी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप में आत्मविश्वास है तो आप गरीबी से उबर सकते हैं। इस बयान के लिए राहुल को उस दौरान काफी आलोचना का भी सामना करना पड़ा था। वहीं वित्त मंत्री ने आगे कहा कि उनका बजट आर्थिक स्थिरता लाने वाला है और इससे देश में कई नौकरियां पैदा होंगी। उन्होंने राहुल गांधी का जिक्र किए बिना कहा, कृपया स्पष्ट रहे, क्या आप मुझसे इस तरह की गरीबी पर जवाब चाहते हैं जिसका जिक्र आपके नेता ने किया था। वहीं सीतारमण के इस बयान पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि वे गरीबों का मजाक उड़ा रही हैं, जिस पर सीतारमण ने तल्ख तेवर में प्रियंका को जवाब देते हुए कहा कि मैं गरीबों का मजाक नहीं उड़ा रही। जिस आदमी ने गरीबों का मजाक उड़ाया था, आपकी पार्टी ने उसके साथ गठबंधन किया है। राज्यसभा में कई बार रुकावट के बावजूद सीतारमण ने कांग्रेस पर हमले जारी रखे। Even 7 LKM, and one cannot ever forget the day when one of the general secretaries of the party, that time it was general secretary, tore that in the public, in front of the press, and even worse, sir, the respected Prime Minister at that time, Dr. Manmohan Singh, was within couple of hours after that going to meet US President, and here his party's general secretary tore. Is that remote control, or what is that? बजट में उनका भाषण बड़े गंभीरता से सुन रहे हैं, लेकिन इस सदन को भटकाने की कोशिश मत करो। कांग्रेस पार्टी क्या की, कांग्रेस सेक्रेटरी क्या किए, अरे आप अपने बजट में बोलिए, हम सुनेंगे। वो सब, अरे गरीबी 27 करोड़ लोग गरीबी के रेखा के नीचे आ गए, जो ऊपर गए थे, उस पे बोलिए। थैंक यू माननीय क्रिप्टो करेंसी आपने एक्सेप्ट किया क्या नहीं, क्योंकि आपके आरबीआई चेयरमैन ने बोला है कि अपने रिस्क पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो ये बात बोलिए, हम सुनने को तैयार। चलिए इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। अश्विनी शाही जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। इनके अलावा जयेश गुरनानी जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और राजनीतिक विश्लेषक सह वरिष्ठ पत्रकार की भूमिका के साथ विपिन शर्मा जी इस समय हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूँ एएनबी न्यूज पर। अश्विनी शाही जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस को याद तो दिला दिया कि उनके नेता ने क्या कुछ कहा था, लेकिन क्या उनके बयान से वर्तमान की परिस्थितियां ढक जाएंगी या वर्तमान में जो हालात हैं वो हम पर्दा डाल देंगे उन पर? कहीं नहीं डाल सकते हैं किसी चीज पर, जो है वो सबके सामने है और बड़े ही महत्वपूर्ण तरीके से माननीय वित्त मंत्री जी ने उस विषय को रखा था और उसमें कहीं पर्दा डालने वाली कोई बात नहीं है, ना पर्दादारी की कोई बात नहीं। देखिए, पर पूरे विषय को देखना पड़ेगा कि जो उन्होंने कहा और जिस हिसाब से लोगों ने जो है उस पर किस तरीके से लोगों को बुरा भी लगा। अगर ये माना जाए तो नारा किसने दिया गरीबी हटाओ का? पल्लवी जी, कांग्रेस ने दिया था और कांग्रेस ने 56 साल तक देश में शासन किया। 2004 और 2014 के बीच में जब महंगाई डबल डिजिट को पार कर गई थी, तो उस समय एक अमेरिका की शोध संस्था ने किस तरीके से अपने आंकड़े पेश किए थे कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे लोग चलते चले जा रहे हैं। 44 लोग हर घंटे या पता नहीं क्या इस तरीके का कोई एक आया था। तो इसमें कहीं पर्देदारी ना वहां थी ना आज है। एक तरह से राहुल गांधी जी भाषण देने आते हैं,
वो कुछ बोलकर चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमने इतने लोगों को कराया, तो आखिर अगर आपने गरीबी हटाने की बात की तो फिर अचानक कैसे लोग आ गए? हमेशा आप बात करते रहे। और आपका भाषण में, कल का भाषण में सुन रहा था, माननीय सांसद हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी बोल रहे थे, सुधांशु जी त्रिवेदी जी, उन्होंने बहुत बढ़िया चीज कहा कि किसके समय में 2 गाने बने थे, महंगाई डायर खाए जाते हैं, और एक वो हाय रे महंगाई और कपड़े के ले गई, बाकी जो बचा महंगाई मार गई। कब गाना बना था? मैं सुन रहा था उसको। तो ये सब चीजें कोई पर्देदारी की चीज नहीं है, सारी चीजें आंकड़ों समेत हर जगह सबके पास है। अंत में इसको देखना होगा कि कांग्रेस की सरकार जब से थी, महंगाई जो है 10 से नीचे नहीं आई, और भारतीय जनता पार्टी जब से है तब से 6 से ऊपर नहीं गई। इस कोरोना काल को जोड़ लिया जाए, कहीं पर्देदारी नहीं है, इसको देखने वाली बात है और समझने वाली बात है। तो ये बात आप समझा क्यों नहीं पा रहे हैं सर? ना आप अपने देश के विपक्षी पार्टियों को समझा पा रहे हैं, ना ही लोगों को समझा पा रहे हैं। आपके खुद के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बयान था, अभी जब उपचुनाव हुए थे वहां पर उन्होंने क्या बयान दिया था कि हम उपचुनाव हारे क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है। वो तो कांग्रेस पार्टी के नहीं है, आप अपने ही राज्य के मुख्यमंत्रियों को नहीं समझा पा रहे कि महंगाई का क्या हाल है और क्या आलम है। रिएक्शन चाहूंगी आपका इस पर, उससे पहले जयेश जी का एक बार प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जयेश गुरनानी जी, राहुल गांधी को तब ये पूरी मानसिक अवस्था लग रही थी गरीबी, लेकिन अब अचानक से वो इतना तार्किक क्यों हो रहे हैं? अब उन्हें वास्तविकता दिखने लगी है क्या? मैं यही कहना चाहूंगा कि जो राहुल गांधी जी ने अपना जो बयान दिया था वह किस संदर्भ में दिया था, हमें यह भी देखना होगा जी। राहुल गांधी जी ने अपना बयान देते समय यह कहा था कि जो गरीब है हिंदुस्तान का, वह असलियत में गरीब इसलिए नहीं है क्योंकि उसी की आय के कारण आज अमीर अमीर बन पाया है, उसी के श्रम के कारण आज अमीर अमीर बन पाया है। तो इसीलिए जो गरीबी है, वह अगर गरीब को यदि गरीबी रेखा के पार आना है और गरीब को यदि अमीर बनना है, तो सबसे पहले उसे अपने मन मस्तिष्क से यह विचार हटा देना होगा कि वह गरीब है, वह गरीब रहेगा और गरीब मरेगा। यदि यह विचार जो है वह गरीब जो भी हिंदुस्तान का है वह हटा देता है, तो वह गरीबी रेखा को पार कर लेगा। इस प्रकार की जो सकारात्मक सोच है वह राहुल गांधी जी की थी जब उन्होंने यह बयान दिया था, और यह तथ्य भी साबित करते हैं क्योंकि इसी सकारात्मक बयान के कारण यूपीए सरकार में 27 करोड़ गरीबों ने गरीबी रेखा को पार किया और वह मिडिल क्लास और अमीर बन पाए। तो और भारतीय जनता पार्टी को प्रोपोगेंडा के अलावा कुछ दिखता नहीं है। प्रोपोगेंडा की राजनीति करना और तमाशा करना सिर्फ यही भारतीय जनता पार्टी की आदत रही है शुरू से। और भारतीय जनता पार्टी के जो साथी प्रवक्ता हैं, जो उन्होंने बात कही, उस बात को सुनने के बाद मुझे तो यह शेर याद आता है कि कहानी जिसकी थी उसके ही जैसा हो गया था, कहानी जिसकी थी उसके ही जैसा हो गया था, तमाशा करते करते मैं खुद तमाशा हो गया था। तो जिस प्रकार से यह उलूल जुलूल बयान देकर के तमाशा करते हैं, बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, तो सिर्फ यह तमाशा करने से ऐसा नहीं है कि जनता जो है वह भटक जाएगी असली मुद्दों से। जनता को पता है कि यह जो राजनीति है यह सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी असली मुद्दों से भटकाने के लिए कर रही है, और यह तमाशा करके भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वयं तमाशा हो गए। क्या ये उनके बयान का हिस्सा नहीं था कि गरीबी का पैसे और खाने जैसी चीजों की कमी से कोई लेना देना नहीं है? क्या ये उनके बयान का हिस्सा नहीं था? और अगर उनके बयान का ये हिस्सा था तो अब वो क्यों ये बात कहते हैं कि सीधा पैसे जो है उनके हाथों में पहुंचाइए, गरीबों के हाथों में पैसा दीजिए? ये भी तो बताइए सर। देखिए, जो अगर मैं आप वही कह रहा हूं कि जो बयान दिया था राहुल गांधी जी ने वह किस संदर्भ में दिया था, मैंने आपको संदर्भ बताया। संदर्भ में आपका समझ गई, लेकिन अगर आप बात कुछ कह रहे हैं, बयान कुछ कह रहे हैं, तो आपके एक एक शब्दों का कोई तो मतलब होगा ना। गरीबी एक मानसिक अवस्था है, इसका पैसे और खाने की चीजों से कोई लेना देना नहीं है। वाकई में नहीं है। इंसान गरीब कैसे होता है? पल्लवी जी, आज हमें एक बात समझनी होगी कि आज देश की जनता जो है वह सत्ता से क्या चाहती है। वह यह नहीं चाहती है कि यूपीए सरकार में राहुल गांधी जी ने क्या बयान दिया था आज उस पर चर्चा हो।
जनता यह प्रदेश चाहती की है जनता कि सेलेक्टिव एनडीए सरकार पॉलिटिक्स में भी नहीं चाहती है गरीबों के लिए सर। क्या देखिए किया, यह देखिए मेरी सरकार बात बताए। सुनिए। अच्छे दिन आने का वादा करके तो हमने 7 साल निकाल लिए, ठीक है। अब विपक्ष से थोड़ी बहुत उम्मीद है कि ईमानदारी के साथ विपक्ष काम कर ले जनता के लिए। तो विपक्ष अगर इस तरह की सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करेगा तो ये भी हमारी देश की जनता नहीं चाहती। तो अपनी अपनी डफली अपना अपना राग ना गाएं। यहाँ पर लोगों को बेवकूफ बनाना ये राजनीतिक पार्टियां छोड़ दे, मैं तो यही उम्मीद करती हूं आप लोगों से। विपिन शर्मा जी, किसकी बातों पर विश्वास करें सर? किसके कार्यकाल में क्या था? आंकड़े अगर हम दोनों ही पार्टियों के कार्यकाल के उठाकर देख लें तो ज्यादा बहुत अंतर नहीं है। और उसमें मुझे कहीं ना कहीं अश्विनी जी की बात सही लगती है कि 6 से या 6 दशमलव समथिंग समथिंग से ज्यादा निकलकर नहीं गई महंगाई की दर। निश्चित बात है पल्लवी जी, क्योंकि यहाँ पर समझने वाली जो बात है कि जिसको सबसे पहले जिसकी चर्चा करनी चाहिए कि यहाँ महंगाई का एक मुद्दा है, दूसरी बात बेरोजगारी, और सबसे बड़ी बात है कि जीडीपी के आंकड़े। और क्योंकि आप दोनों पहलुओं को पे ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा कि जीडीपी के आंकड़े अगर धरातल पे आए तो क्या नीतियों में कई कमियां रही। पहले प्लानिंग कमीशन था, फिर नीति आयोग का गठन हुआ, लेकिन यहाँ पर दूसरा पहलू इसका ये भी है कि एक तो कोरोना की मार, दूसरी बात अमेरिका और चीन की जो ट्रेड वॉर चली, आपस में जो तनातनी थी इनकी, उसके कारण कई मुल्कों की इकोनॉमी पे सीधा असर चोट पड़ी। तो यहाँ पर दोनों पहलू हैं जिनको हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर अगर जब 2013 में एक बयान राहुल गांधी देते हैं, राहुल गांधी कोई छोटे नेता नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस को, मैं दोनों की बातें करूंगा, कांग्रेस को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। आजादी के बाद किसकी सरकारें रही हैं? स्वर्णिम इतिहास रहा है कांग्रेस का। कांग्रेस में बड़े महापुरुष रहे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति में अपनी अहम भूमिका निभाई है। और यहाँ पर अगर आप बेतुके बयान करते हैं कि यहाँ पर आप बोलते हैं गरीबी एक सोच है, ऐसे तो कोरोना को भी लेकर हुआ था जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, बोले नहीं कोरोना कुछ नहीं है, कोरोना एक सोच है, एक आपस में एक। तो यहाँ पर ये फिर एक आप क्या संदेश देते हैं? हमने समाजवादी पार्टी के भी नेता को देखा था कि क्या बोला था जब टीका आया था, टीके का इजाज हुआ था। और तो यहाँ पर रोल मॉडल जो होते हैं, नेता होते हैं बड़े, जिनका बड़ा कद होता है, उनसे ये अपेक्षा करी जाती है कि वो एक अच्छी नजीर पेश करें, एक ऐसी मिसाल कायम करें ताकि लोग जो उनको रोल मॉडल समझते हैं और वो उन्हीं के पक्षियों पे चले, उन्हीं पे सब निर्भर करता है कि वो क्या संदेश देते हैं। लेकिन यहाँ पर टीके का भी जब इजाज हुआ तो वहां पर एक बेतुके बयान हुए कि ये भाजपा के दफ्तर में तो टीका बना नहीं था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये जो अभी मुद्दा उठाया जा रहा है, यहाँ पर ये कि निर्मला सीतारमण ने बात बोली, कांग्रेस को उनकी बातें याद दिलाई कि आप लोग अपने वक्त में आप क्या बातें बोलते थे गरीबी को लेकर। उसका सीधा अगर हम निष्कर्ष निकालें तो वहां पर क्योंकि राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे कि यहाँ पर गरीबों के लिए कुछ नहीं है, किसानों के लिए कुछ नहीं है इस बजट में, तो वहां से राजनीति शुरू हो गई, एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ने लग गए लोग। नेता ये भूल जाते हैं कि संसद में किस तरह की मर्यादा रखनी है यहाँ पर, और एक आम आदमी की अपेक्षा करता है। भाजपा की अगर बात करें, भाजपा ने अच्छे दिनों की बात करी थी, सपने दिखाए थे, और मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि 7 साल हो गए, यहाँ पर अभी भी ज्यों की त्यों स्थिति बनी हुई है यहाँ पर, और मुद्दों का भरमार है यहाँ पर। और ये कहना कि आप राम राज्य आ गया, तो अभी तो सफर बहुत लंबा है यहाँ पर। और लेकिन अभी एक बात है कि यहाँ पर सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए। कुछ मामले जो जनहित से जुड़े होते, जनमानस से जुड़े होते, वहां पर ये अपेक्षा करी जाती है, उम्मीद करी जाती है, एक आम आदमी ये उम्मीद रखता है कि वहां पर कम से कम राजनीतिक दल जो है, विपक्ष हो सत्ता पक्ष हो, वहां पर एक स्वर में स्वर मिलाए। जहां पर सरकार को घेरना है, सत्ता पक्ष को घेरना है, बिल्कुल वो बात दुरुस्त है। लेकिन यहाँ पर कुछ मामले, यहाँ पर तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक पे भी सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। सर्जिकल स्ट्राइक को वर्टिकल स्ट्राइक बोल दिया गया था, सेना के मुखिया को सनक का गुंडा बोला गया था। जब बिपिन रावत का निधन हुआ, वहां पर क्या हुआ? उसके बाद आप आंसू बहाए तो क्या फायदा हुआ? वो भी तो एक समय देखा हम लोगों ने, देशवासियों ने, कि जब आपने बिपिन रावत के बारे में क्या क्या सब शब्द बोले थे। तो ये जनता जनार्दन होती है, जनता सब समझती है कि यहाँ पर बयानबाजी, जो बयानवीर हैं वो कैसे बेतुके बातें करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, चर्चा जारी रखेंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए पहले हम यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अश्विनी शाही जी, कहाँ है अच्छे दिन सर? और इस बार तो ये आपने नया शगुफा छोड़ दिया कि इस बार जो हमने बजट पेश किया है वो आने वाले 25 सालों में हमारा मार्गदर्शन करेगा। सर बजट तो 1 साल के लिए होता है ना, 25 सालों के लिए आपने योजना बना रखी है, उस 1 साल में लोगों को क्या मिल रहा है? देखिए, अगर हम लोग बात करें, कई बजट में कई चीजें थी,
और एक एक की बिंदुवार अगर हम बात करें तो उसमें ये परिलक्षित होता है कि आने वाले दिन के लिए ये बजट है, एक साल के लिए बजट होता है। लेकिन अगर हम कोई चीज लंबी सोच रखकर बजट बनाएंगे या काम करेंगे तो उसका हमारे देश के ग्रोथ पर, हमारी जनता के जो गरीबी, कमाई, बेरोजगारी, सब चीज का ध्यान जब रखा जाता है तो ये हम कब तक क्या करेंगे, देश को हम बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं। जैसे यूपीए से तुलना करते हैं तो एक हम यूपीए सरकार में 2004 की बात छोड़ देते हैं, 9 से 14 ले लेते हैं, और भाजपा सरकार की 14 से 19 ले लेते हैं, 5-5 साल की तुलना कर लेते हैं। तो जब बजट में हमने क्या रखा और कैसे काम किया ये देखने वाली बात होती है। 22,000 किलोमीटर सड़कें नहीं बनाई गई थी उस 5 सालों में, हाईवे की मैं बात बता रहा हूँ, और 14 से 19 तक लगभग 50,000 किलोमीटर सड़कें बनाकर तैयार, यही मंत्रालय जो ये लोग चला रहे थे हमने कर दिया। तो ये हमने कहीं न कहीं दूरदर्शिता रखी कि जो इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होता है, सड़कें, हाईवे बड़े होते हैं तो ये कहा जाता है तो देश का ग्रोथ होता है। पहले कितने एक्सप्रेसवे थे हमारे यहाँ, अब कितने हैं ये सब लोग देख रहे हैं और सब लोग उसका लाभ उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है लाभ नहीं उठा रहे हैं। तो बजट में हम लोगों ने जो जो काम किए उसमें आपको मिलेगा कि हमने जो है कितना, आप 25,000 किलोमीटर हाईवे का हमने अगर लक्ष्य रखा है, 400 वंदे भारत ट्रेन का लक्ष्य रखा है, तो ये सब चीजें एक अच्छे भारत को ऊपर की तरफ बेहतर तरीके से ले जाने की बात कर रही हैं। अश्विनी जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। चलिए, आपने ये जो सुदृढ़ीकरण का काम किया है, सड़कों की कनेक्टिविटी बढ़ाई है, ये बहुत अच्छा काम है और इस बात के लिए मैं अग्री भी कर रही हूँ कि सड़कों का जाल बिछा है। लेकिन आप ही की एक योजना थी ना, किसानों की आय दुगनी 2022 तक, कहाँ चला गया वो, उसका भी कुछ अता पता नहीं है। इसके अलावा आप काला धन वापस लाने वाले थे सर, उसका अता पता नहीं है। हमने कांग्रेस के कार्यकाल में 100 रुपए का प्याज खाया है सर, एक बार फिर से आपके कार्यकाल में वो स्थिति लगभग बन गई थी, उसका जिम्मेदार कौन है वो आप जवाब नहीं देंगे। सोने चांदी का भाव कहां जा रहा है उसका जवाब आपके पास नहीं होगा, उसके लिए भी हमें कांग्रेस का मुंह ताकना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीजें जो आम जनता से जुड़ी होती हैं, उसका जवाब मैं किससे लूं जाकर? आपके नहीं, आपके सवालों का जवाब देने या बैठेगी आप छोड़ने वाली कहाँ है? मैं आपको कुछ उदाहरण के समेत बता देता हूँ कि प्याज आपने 100 रुपए किलो तो चलिए खाया है, उधर हमारे में हो गया था। दाल भी तो 200 रुपए किलो कांग्रेस की सरकार में हम लोग। और अभी जो सरसों का तेल क्या हो रखा है सर, सरसों के तेल की कीमत बताएंगे मुझे शाही जी? मैं एकदम बता रहा हूँ, किसानों के सरसों का भी दाम पर एक बार पल्लवी जी ध्यान दे दीजिए कि किसान सरसों क्या रेट बेच रहा है, उस किसान भाई के घर में भी 2 पैसे जा रहे हैं। पहले कभी 4-4.5 रुपए से नहीं होता था ऊपर सरसों, आज किसानों ने 7.5 से 8 रुपए भी सरसों बेचा है। और नहीं वो हो तो आज का सरसों का भाव आप सर्च कर लीजिए, क्या 1 महीने पहले का सरसों का, 2 महीने पहले के सरसों का भाव सर्च कर लीजिए। हमारे किसान भाई को भी तो आमदनी होनी चाहिए। और हम उस सरकार की बात कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार की। आज तेल की बात, महंगाई की बात करते हैं, मुझे याद है मेरे पास एक डेटा मिल गया था अभी 20 मार्च 90 को शायद इन लोगों की सरकार थी, 91 में आई थी शायद। पेट्रोल 9 रुपए और 84 पैसे से 14 रुपए 62 पैसे करने का काम इन लोगों ने किया था। कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई, ये एक कैलकुलेशन का विषय है। मेरे पास लिखा हुआ 60% के आसपास, 50% के आसपास बढ़ोतरी हुई है। डीजल में 60% की बढ़ोतरी हुई थी, उसके बाद बढ़ोतरी होती गई है। जीडीपी, अगर हम लोग जीडीपी की बात करें तो वही 9 से 14 तक जीडीपी इन लोगों की 6 से 6.7 बढ़ी थी और हमारी जो है 7.5 से 10 से बढ़ी थी। जबकि हमने बहुत आमूल-चूल परिवर्तन करने का काम किया था, नोटबंदी और जीएसटी जैसे संस्थागत चीजों को हम लेकर ढांचागत परिवर्तन किया था हमने, फिर भी हमारी जीडीपी बढ़ी। 19 के बाद से कोरोना काल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। देखिए होता क्या है, एक तरफ ये गरीबी की बात करते हैं, जनता को लोक लुभावन चीजें बोलते हैं। उन्हें एक नारा याद दिया, राजबब्बर जी इनके नेता थे, उन्होंने कहा 12 रुपए की आप थाली देंगे। चलिए सरकार नहीं आई आपकी, कोई बात नहीं 19 में, लेकिन किस राज्य में आपने 12 रुपए की थाली दी ये बताइए हमको। 2-3 राज्यों में आपकी सरकार है। तो कांग्रेस पे आज का दिन जो है, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार, पल्लवी जी बहुत बेहतर काम कर रही है और स्पष्ट है कि हम एक समता विजन लेकर चल रहे हैं।
आपने मुझे उस बात का जवाब, दो चीजों का जवाब नहीं दिया सर। एक तो किसानों की आय दोगुनी वाली बात का जवाब नहीं दिया, और उसके अलावा जयराम ठाकुर ने ये बयान क्यों दिया था कि महंगाई की वजह से हम उपचुनाव हार गए। इनका जवाब चाहिए मुझे आपसे। उससे पहले बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। गुरनानी जी बताइए सर, कहां पर मिल रही है, आपके कौन से राज्य में मिल रही है 12 रुपए की थाली? और ये भी जानना चाहूंगी कि राजस्थान बेरोजगारी में सबसे नंबर 1 पर क्यों बना हुआ है? इतना अव्वल आने की कहां आवश्यकता हो रही है राजस्थान को? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम महंगाई के आंकड़े देखें, हाँ। तो नीति आयोग की हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने जो पूरे देश में जितने भी राज्य हैं उसमें गरीबी, कितने गरीब हैं और क्या गरीबी की दर है, वह बताई है जी। उसमें से जो 5 शीर्ष राज्य हैं, 5 में से 4 राज्य बीजेपी शासित हैं, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मेघालय शामिल हैं। तो इस प्रकार की हालत जो है वह गरीबी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में हो गई है। और लोकतंत्र के मंदिर से प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हिंदुस्तान का जो गरीब है वह लखपति बन रहा है। तो मुझे तो यह समझ नहीं आता कि किस प्रकार की राजनीति जो है यह भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। यदि बजट की बात करें तो बजट में 2022-23 का जो बजट आया है उसमें सरकार ने यह साफ तौर पर कहा है कि मनरेगा के लिए सिर्फ और सिर्फ 21 दिन का ही खर्च जो है पूरे साल भर का, पूरे साल में से 21 दिन ही मनरेगा के लोगों को हम जॉब दे पाएंगे, उनको खर्चा दे पाएंगे। तो आप खुद समझ सकते हैं कि यह जो सरकार है यह गरीबों को और गरीब बनाने के लिए आतुर है। तो इस प्रकार की सरकार जो है केंद्र में कार्यरत है और 23 करोड़ गरीबों के 23 करोड़ लोगों को पुनः गरीबी रेखा के नीचे ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले जाने का काम यूपीए सरकार ने किया था। कोविड के कारण स्थितियां खराब हुई हैं सर, इस बात को आप नकारते हैं क्या? वो 2-2.5 साल जब सब कुछ खत्म हो गया था, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ थम गया है, जिंदगियां थम गई सर, उसे आप नजरअंदाज कर देंगे? देखिए, बात नजरअंदाज करने की नहीं है, सवाल है मेरा। तो बात यह है कि इनकी पॉलिसियां तो अच्छी होती है, नोटबंदी अच्छी पॉलिसी थी, जीएसटी अच्छी पॉलिसी थी, लॉकडाउन लगाना अच्छी पॉलिसी थी, परंतु जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, जिस प्रकार से तानाशाही रवैये से ये लोग इम्प्लीमेंट करते हैं वह हमेशा गड़बड़ कर जाता है और उसी के कारण देश को नुकसान उठाना पड़ता है। बात घुमा फिरा के जवाब दे गए, और 2 शब्दों का अभी भी आपने मेरे 2 सवालों का जवाब नहीं दिया। आपके कौन से राज्य में 12 रुपए में गरीबों का पेट भर रहा है, थोड़ी मुझे उसकी जानकारी दीजिए। और उसके अलावा मुझे ये बताइए कि बेरोजगारी में राजस्थान इतने अव्वल नंबर पर क्यों है? छत्तीसगढ़ में, पंजाब में। मैं राजस्थान की बात कर रही हूँ ना, मैं नहीं पूछ रही हूँ आपसे छत्तीसगढ़ और पंजाब के बारे में। राजस्थान में यदि आप बेरोजगारी की बात करेंगे तो आप साथ साथ यह भी बताइए कि अभी एनसीआरबी की हाल ही में रिपोर्ट जो है वह पार्लियामेंट में पेश करी, जिसमें गृह मंत्रालय ने यह स्वीकार किया कि 16,000 लोगों ने आत्महत्या करी है सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी के कारण। तो यह किसके राज्य में हुआ है? यह तो भारतीय जनता पार्टी के राज्य में हुआ है। रोजगार वह नहीं दे पाते। चलिए, मान लिया सर, मान लिया कि आप ना तो 12 रुपए में किसी का पेट भर पाए, ना आपकी गहलोत सरकार के पास नीतियां इतनी अच्छी थी। वो मनरेगा में 21 दिन तो काम दे रहे हैं, आप मनरेगा में 20 दिन ही दे दीजिए सर, 15 दिन ही दे दीजिए राजस्थान के लोगों को काम, तो कम से कम ऐसे हालात वहां पर पैदा ना हो। विपिन शर्मा जी, सेलेक्टिव अप्रोच सर, सेलेक्टिव पॉलिटिक्स। लोगों को काम मिला है दोनों को बिल्कुल। और मैं यह बोलना चाहूंगा, मोदी जी ने भी स्वीकार किया। एक सेकंड गुरनानी जी, विपिन शर्मा जी कुछ कह रहे हैं। मेरी बात शायद दोनों सम्मानित प्रवक्ताओं को ठीक नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर प्रधानमंत्री बोलते हैं, बिल्कुल वो उनकी बात का हम आदर करते हैं, वो बोलते हैं कि अगर गरीब हमारा देश का लखपति बन जाएगा। उधर से कांग्रेस ये दावा ठोकती है कि यहाँ पर हम गरीबों को थाली देंगे 12 रुपए की। तो ये दोनों बातें देखिए गले उतरना बड़ा मुश्किल है अभी इस समय, क्योंकि यहाँ पर एक कड़वा सच ये समझना पड़ेगा कि चुनौतियों का भरमार है और इतना आसान नहीं होता जितना हमारे नेता बना देते हैं बातों को। लेकिन यहाँ पर कुछ चंद बातें मैं बिल्कुल आगे लेके आना चाहूंगा कि अगर हम बजट की बात करें कि अगर यहाँ से सरकार की तरफ से ये आया है कि 80 लाख घर बनेंगे गरीबों के लिए, उसके बाद
एमएसपी की बात करी कि एमएसपी सीधा बैंक खातों में गया है। उसके बाद 2.37 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं कि खर्चा करेंगे एमएसपी। और वो बातें फिर भी समझ आती हैं कि आप डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, आपका नेशनल हाइड्रोजन मिशन है, एक आप सर्कुलर इकोनॉमी बनाएंगे, मेक इन इंडिया आपकी योजना, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया। लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं उन्होंने एक बात बोली इम्प्लीमेंटेशन की, वहां पर मैं उनके साथ इत्तेफाक रखूंगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप नीतियों की बात करें, नीतियां बहुत अच्छी हैं और योजनाएं भी बहुत अच्छी हैं। रिफॉर्म्स के तहत जो भाजपा काम कर रही है, भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार, बहुत अच्छे काम है। ये एक नई सुबह का आगाज हुआ है, लेकिन यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ है कि आप जीएसटी की बात करें, जो पहले तो शुरुआती दौर में आप बोलते थे टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं, शुरुआती की जो प्रॉब्लम आती है, उसके बाद आपने कुछ अच्छी आपकी जो पहल हुई है, आपने 370 हटाया, नई सुबह का आगाज हुआ कश्मीर में, वहां का युवा इतने वर्षों से गुमराह हो रखा था, अपनी फौज को दुश्मन समझ बैठा था, उसके बाद पत्थरबाज बन गया था, वो बात समझ आती है। बिल्कुल इच्छा शक्ति सरकार ने दिखाई, 3 तलाक की प्रथा जो खत्म करी, उसके बाद OROP के बारे में जो पहल करी, जितने हमारे फौजी भाई हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अभी जो इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि वो उसको लेकर एक आम आदमी बिल्कुल वो असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। जो आपने अच्छे दिनों का जो वायदा करा है, जो जमीनी स्तर पे कुछ कार्य तो दिखते हैं आपको, एक्सप्रेसवे दिखते हैं, मेट्रो रेल के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, फ्लाईओवर, शिक्षा का स्तर ऊपर जा रहा है, स्वास्थ्य का स्तर ऊपर जा रहा है, वो बात सही है, दुरुस्त है अपनी जगह। लेकिन फिर भी रोजगार और जो तेल की कीमतों में जो आग लगी हुई है, महंगाई के दर, और ये बातें जो बेसिक मुद्दे हैं, जो तो वो वहां पर तो एक आम आदमी नहीं समझ पाएगा ना, जो गरीबी स्तर के नीचे है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो उसको आप कैसे समझाएंगे यहाँ पर कि वो सारी चीजें जो है उसमें उसको आप कैसे संतुष्ट करेंगे, कैसे आश्वस्त करेंगे कि यहाँ पर वाकई में अच्छे दिन आ गए हैं आपके लिए। आपने बातें बोल दी बिल्कुल, और ये बात, एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा, जो मैंने बात करी कि यहाँ पर कई मुद्दे जो होते हैं जो जनमानस से जुड़े हैं, वहां पर कम से कम ये उम्मीद करी जाती है कि विपक्ष भी हमारा साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो सत्ता पक्ष के साथ, सरकार के साथ, कि अगर आप आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं अपने महान देश को, आप अपनाने की बात करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, मेक इन डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, तो यहाँ पर एक अच्छा संदेश जाता है जनता को, और जनता भी आपको स्वीकार करेगी। जब लोकतंत्र का महापर्व होता है चुनाव में, वहां पर जनता ये सब बातों को आधार मानती है कि यहाँ पर हमारे विपक्ष ने क्या रणनीति रखी, उनकी क्या भूमिका थी, वो कितनी सकारात्मक उन्होंने बातें करी। यहाँ पर अगर, क्योंकि ये तो बातें एक आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे हैं कि अगर आप अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, तो क्या यहाँ पर अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी। और यहाँ पर आपने इस बारी जो बजट पेश हुआ है, तो वहां पर स्वदेशी का नारा दिया जा रहा है। विपिन शर्मा जी, पर्दे के पीछे कहानी कुछ और चल रही है। चीन को लेकर सबके मस्तिष्क में ये है कि हम दो टूक जवाब देने के लिए खड़े हैं, लेकिन ये दिख रहा है कि व्यापार चीन के साथ बढ़ रहा है। खुद मोहन भागवत इस बात को मान चुके हैं और उन्होंने कहा है कि जब तक चीन के साथ व्यापार और उस पर निर्भरता हम खत्म नहीं करेंगे, हम कभी भी जीत नहीं पाएंगे इस लड़ाई को। ये बस लोगों को अच्छा दिखाया जा रहा है, हरा हरा दिखाया जा रहा है सर, सूखी घास किसी को नजर नहीं आ रही। एक छोटा सा ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार चर्चा लगातार जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अश्विनी शाही जी, अंत्योदय का नारा देती है आपकी सरकार। सर, मैं जानना चाहूंगी कि कौन से अंतिम छोर पर खड़े अंतिम व्यक्ति का आपने उदय किया? पल्लवी जी, देखिए, अंतिम छोर पर खड़े व्यक्तियों के लिए तो हम लोगों ने जितना काम किया, इतना तो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया था। और वो भी इस कोरोना काल के से लेकर मैं शुरू करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज समाज के उस अंतिम तबके को, जो कोरोना काल में वैश्विक मंदी और महामारी जिस हिसाब से चली है, आज हम जो राशन उसके घरों को पहुंचा रहे हैं, किसी को हम भूख से नहीं मरने देना चाह रहे हैं। ये हमारे हम पाते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं आई थी इस देश में शासन में, उसके पहले हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, बहनें जो शाम को अपने घरों से, बारिश हो, धूप हो, सुबह और शाम लोटा लेकर इस तरीके से सड़कों पर शौच के लिए जाती थी, आज वो जाना बंद हो गया है। ये अंत्योदय के लिए काम हुआ है। जो महिलाएं आज ये कहती हैं गर्व से कि हमारे नाम से सरकार ने हमको मकान दिया है और हमको भी मुख्य धारा में जोड़ा है, वो जिसको 2.5 लाख उस महिला को मिला है, वो समाज की अंतिम
पंक्ति में खड़ी हुई महिला थी, आज वो गर्व से अपने पक्के मकान में रहती है। हमने उसके लिए ये काम किया है। हमने समाज के उस अंतिम व्यक्ति के लिए आयुष्मान योजना में 5 लाख की, जो किसी बड़े अस्पताल का दरवाजा नहीं खटखटा सकता था, उस परिवार को हमने बड़े बड़े 5 स्टार अस्पतालों में इलाज कराने के लिए 5 लाख रुपए की आयुष्मान बीमा योजना किया। एक प्रधानमंत्री जी जो हमारे देश के हुआ करते थे, वो भाषण देते थे कि 1 रुपए में 15 पैसा वहां पहुंचता है। हमने जनधन अकाउंट खोला और डीबीटी के माध्यम से समाज को अंतिम व्यक्ति को 1 रुपया अगर दिल्ली से चलता है तो 1 रुपया उसके पास पहुंचता है। ये हमने समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए किया। अभी कितनी योजनाएं हैं, किसानों के लिए जो योजनाएं हैं, जो और लोगों की योजनाएं हैं, हम गिनाते गिनाते अगर रहेंगे तो ये पूरा डिबेट कम पड़ जाएगा। लेकिन हमने जो काम किया है समाज के उस अंतिम व्यक्ति के लिए किया है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, 2014 में सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई थी, उसके पहले जो चुनाव हो रहे थे, 15 करोड़ युवा उस समय तैयार हुए थे पहली बार वोट डालने के लिए। 18 से 28 साल की उम्र के थे, बेरोजगार थे। उस समय वो काम हुआ जिसको शरद पवार जी ने मंत्री रहते हुए माना कि इनको हम संतुष्ट नहीं कर पाए। हमारे पास एक युवा नेता था राहुल गांधी जी के रूप में, इनको ये संतुष्ट नहीं कर पाए, इस वजह से हम चुनाव हारे। शरद पवार जी का बयान आया था। मैं दूसरी बात और कहना चाहूंगा, उसी समय एक मंत्रालय का गठन माननीय मोदी जी अपने सरकार में करते हैं, कौशल विकास का। कौशल विकास मंत्रालय बनता है उसी में, और उसमें देश में आज नेहा जी या वो पल्लवी जी, ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि कितने ITI और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुले हैं जिसमें उन लोगों को स्किल बनाया जा रहा है और रोजगार की सुविधा। अगर प्लम्बर है तो उसको प्लम्बर में, सब इंजीनियर नहीं बन जाते हैं, तो मोची का काम करने वाला, कपड़ा सिलने वाला, जो हैंडलूम की मशीन चलाने वाला, सबको तैयार किया जा रहा है और सबके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि अब 25 साल का विजन लेकर चलते हैं, क्योंकि जब उसमें से निकलेंगे लोग, मैं भुक्तभोगी हूँ, मैं एक प्रोजेक्ट बनाकर यही कौशल विकास का खुद गया था। अपनी हमारी एक संस्था थी मेघालय में, हमने कहा हम काम करना है कुछ। उस समय PS संगमा साहब थे, उन्होंने कहा चाहिए तुमको जो काम करना हो कर लो। मैं वहां गया, मुझे नाम याद है अधिकारी का, उस अधिकारी ने कहा कि हमारे यहाँ इस टाइप की कोई योजना नहीं है और इसके सस्पेंस अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हुए हैं जो कि वो 7-8 लाख रुपए हैं, उससे आप लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। वो विजन था जो कौशल विकास मंत्रालय का गठन कराता है। और आज देश में कितने ITI, हर लाख से ITI खोलने की योजना भारतीय जनता पार्टी की है। आपकी ये सारी योजनाएं उन लोगों तक पहुंच रही है सर, ये आपकी सारी योजनाएं शाही साहब उन लोगों तक पहुंच रही हैं जो समाज की मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं। बुंदेलखंड जाइएगा सर, बुंदेलखंड के कई गांव ऐसे हैं जहां पर आज भी लोग मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं। आपको पता है वहां पर आज भी कई गांव की सड़कें ऐसी हैं जो ईंटों से बनी हुई है, डामर की सड़क तो वहां पर छोड़िए, आज भी तालाबों से पानी। और वो तालाब आपको बड़ी जानकर खुशी होगी कि कई तालाब तो आप ही की योगी सरकार में बनवाए गए हैं। वो अपने घर से दूर तालाबों से पानी लेकर आती है महिलाएं, उनके आज भी जनधन अकाउंट नहीं खुले हैं सर। बुंदेलखंड की ये स्थिति है, लेखपाल जाते नहीं है वहां पर मुंह दिखाने अपना। पल्लवी जी, एक बात कहना चाहूंगा, आपने जो 1 मिनट अश्वनी जी, एक पल्लवी जी ने जो सवाल पूछा, मैं उसमें थोड़ा सा और इजाफा करूंगा, उसको थोड़ा और बात को बढ़ाऊंगा कि देखिए 2 बातें हैं कि GDP के बारे में जब बोला जाता है आपकी सरकार को लेके, GDP की एक नई परिभाषा बन गई है अब, गैस, डीजल, पेट्रोल, उस पर आप क्या बोलेंगे एक आम आदमी के दृष्टिकोण से। दूसरी बात कनेक्टिविटी, क्योंकि पल्लवी जी ने बहुत बड़ी बात बोली है अभी इस समय कि आप गांव में जाएं, और सबसे बड़ी बात है नॉर्थ ईस्टर्न आपके जो स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स बोलते हैं और माउंटेन स्टेट ऑफ सिक्किम बोलते हैं, सबसे ज्वलन मुद्दा वहां पर कनेक्टिविटी को लेकर है। और सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूंगा इस चर्चा में कि डोनर मिनिस्ट्री को 50,000 करोड़ मिलते हैं, श्वेत पत्र क्यों नहीं लेके आया जाता कि कितना फंड का यूटिलाइजेशन हुआ? क्योंकि अगर आप इनको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, आप इनको मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, तो क्या ये नई सुबह का आगाज नहीं होगा? आपको लगता नहीं कि हमारे पूरे मुख्य धारा की हम लोग बात करते हैं कि उससे बाकी में कल्याण होगा? ये तो अभी हिस्सा है हमारे दोनों सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ। पहला तो बुंदेलखंड में, पल्लवी जी, बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने जितना काम किया, वहाँ की समस्या सड़क तो थी ही थी, सबसे मुख्य समस्या पानी की थी, जिसमें तालाब का नाम आपने लिया और हमने बनवाया। हर घर को जल से जोड़ना हमारा काम है, नल जोड़ना काम था। और पिछली सरकारों की अपेक्षा आज हमने जो पानी पहुंचाया है बुंदेलखंड में, एक मैं वो कहूंगा कि आज की जनता वहां खुश है।
और योगी योगी मोदी मोदी कर रही है। आज बुंदेलखंड में वो आलम है कि आज कम से कम पानी के लिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम लोगों ने 100% कर दिया है, अभी काम चालू है। अनवरत कुछ दिन और में सब व्यवस्था आपको, अगर ये हमारी 10 तारीख को फिर से सरकार बनने जा रही है तो मैं बताऊंगा अगले 5 साल में आप देखिएगा कि सारे घर को जल मिलना शुरू हो जाएगा। अब नॉर्थ ईस्ट की बात की विपिन जी ने, डोनर मंत्रालय की बात की। नॉर्थ ईस्ट में आप बताइए, एक गुवाहाटी का जो है जो हवाई अड्डा था वो चालू था, हमने हवाई अड्डा बनाने का काम किया, जो कनेक्टिविटी की गुवाहाटी के से जाने के लिए, सूरा जाने के लिए, गुवाहाटी से मेघालय शिलांग जाने के लिए, अरुणाचल जाने के लिए जो सड़कें जो निकलती हैं उसका चौड़ीकरण, गति शक्ति जो हम लोगों ने वो किया, वो सारे मंत्रालयों को जोड़ने का काम नॉर्थ ईस्ट के लिए ही हम लोगों ने किया। और नॉर्थ ईस्ट को ध्यान में रखकर नॉर्थ ईस्ट का एक मंत्रालय बनाया गया, जो डोनर मंत्रालय का आपने नाम लिया, जितेंद्र सिंह जी पहले मंत्री बनाए गए थे उसके, जहां तक मुझे याद है। अब इस समय नॉर्थ ईस्ट में जितना पैसा हम लोग दे रहे हैं उतना पैसा किसी सरकारों ने नहीं दिया था। और आने वाले दिनों में विपिन जी, हम और आप वहाँ, हम तो मेरा अक्सर जाना होता है वहां, मैं बता रहा हूँ आपको, आज जो है कहीं भी आप जा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, कुछ जगहों पर तो बीआरओ कर रही है जो कर रही है, बाकी जगहों पर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जो हो रहा है वो भारत सरकार कर रही है। मैं बड़े विनम्रता पूर्वक एक बात बोलूंगा। बिल्कुल आपने अगर बोला है पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत एक कार्य प्रगति पे है और जो पहले जो कार्य नहीं हो रहे थे, अब कम से कम कनेक्टिविटी का मुद्दा एक सरकार ने बड़े उसको प्राथमिकता दी है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि फिर भी देखिए, फिर भी आपसे ये आग्रह है मेरा कि आप आला कमान तक अपने ये बात पहुंचाएं, ऊपर बात पहुंचाएं कि वहां पर कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा मुद्दा है। और चित्र जो देखते हैं वो निश्चित बात है विकलित करने वाले कनेक्टिविटी, उसमें ये नहीं, हम ये भी समझते हैं कि जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। अगर कार्य हो रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर और तेजी आनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने मेन स्ट्रीम में लेके आना है और विपक्ष तो आपको घेरेगा, विपक्ष बोलेगा कि चीन का चाइना बॉर्डर है वहां पर, और वहां पर तो चीन तो इस बात का फायदा उठाएगा। चलिए ठीक है सर, अभी मैं बस आप दोनों को यहाँ रोकना चाहूंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है। ब्रेक के उस पर चर्चा लगातार जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जयेश गुरनानी जी, उत्तर प्रदेश के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी। इस बार आपने वादा किया है वहां पर 20 लाख रोजगार देने का। आज अमित शाह अपने संबोधन में कह रहे थे कि किसी के भी कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से नहीं बढ़ी जितना मोदी और योगी की जोड़ी ने बढ़ाई है। देश की सबसे दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में राज्य को लाकर खड़ा कर दिया है। देखिए, जो अमित शाह जी ने कहा तो कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई उत्तर प्रदेश, तो इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश तो वैसे ही हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। तो इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे उसको, तो इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी ने कोई जादू की छड़ी से उसको कोई इस प्रकार से नहीं कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के राज में आप बोलेंगे कि जीडीपी जो है वह आसमान छू रही है। और मेरा यही कहना है कि मेरे भारतीय जनता पार्टी के जो साथी प्रवक्ता हैं उन्होंने एक बात कही कि हमने आयुष्मान योजना से 5 स्टार से भी अच्छे जो है हॉस्पिटल जो थे वह लोगों के लिए बना, आयुष्मान योजना जैसी योजनाएं हमने शुरुआत करी। तो मैं यही पूछना चाहूंगा कि ये योजनाएं तब कहां चली गई थी जब इस देश पर कोविड का संकट काल मंडराया था। उस विपत्ति काल में आप 5 स्टार जैसे हॉस्पिटल तो छोड़ दीजिए, लोगों को एक बेड नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, नदियों में लोगों की लाशें तैर रही थी। और जब डाटा मांगा गया कि कितनी लाशें जो हैं वह नदियों में बह गई, तो सरकार कहती है कि उनके पास डाटा नहीं है। ये एनडीए का जो फुल फॉर्म है, ये नो डाटा अवेलेबल गवर्नमेंट है। तो इस प्रकार की जो सरकार है वह कार्यरत है केंद्र में, और यह जवाब देने से बचते हैं वर्तमान में क्या हो रहा है यह बोलने से बचते हैं, क्योंकि इनके पास किसी प्रकार का जवाब नहीं है। महंगाई पर अगर आप इनसे प्रश्न करेंगे तो ये चले जाएंगे 2014 के पहले ये हुआ था, नेहरू जी ने ऐसा किया था, और इस प्रकार की बातें जो हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहने लगते हैं। वर्तमान में क्या हो रहा है, आपकी पार्टी क्या कर रही है, गरीबों का उत्थान किस प्रकार से करेंगे, गरीबों को कैसे गरीबी रेखा से बाहर लेकर के आएंगे, युवाओं को रोजगार कैसे देंगे, अर्थव्यवस्था जो आपने
बोला था कि अर्थव्यवस्था भारत की मजबूत होगी, किसानों की जो आय है वह 2 गुना होगी। किस प्रकार से करेंगे ये आप बताइए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं ये इस पर सिर्फ और सिर्फ चुप्पी साध लेते हैं, मौन साध लेते हैं, क्योंकि इनके खुद के जो गृह मंत्री और तत्कालीन पार्टी के जो अध्यक्ष रहे हैं अमित शाह, उन्होंने खुद कह दिया था कि मोदी जी जो कहते हैं वह जुमला होता है। तो यह सिर्फ इनके जो जितने भी बयान आते हैं आला कमान से, उस पर यह कभी भी प्रकाश नहीं डालते, कोई स्पष्टता नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ पुरानी बातों को लेकर के आएंगे और कहेंगे कि आपकी सरकार ने यह किया था। हम ये कभी ये नहीं कहेंगे कि हमने क्या किया। तो आप उल्टा बोल गए सर। वो यही तो बताते हैं कि हमने क्या किया। मेरा सवाल ये होता है कि जो वो बता रहे हैं उन्होंने क्या किया, उसका धरातल पर कितना असर देखने को मिल रहा है। अब जयेश जी एक बात बताइए सर, जिस तरीके से रक्षा क्षेत्र में बजट बढ़ा, क्या आप उसे सिरे से नकार देंगे? और सबसे बड़ी बात यह कि अगर कुछ नकारात्मक होता है उसकी जिम्मेदारी सरकार की है, तो अगर किसी राज्य में कुछ सकारात्मक हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की कैसे नहीं हुई? वो अपने आप कैसे हो गया जयेश जी? देखिए, इस प्रकार की बात जो है अगर कुछ सकारात्मक होता है तो हम खुले मन से उसका स्वागत करते हैं। इस प्रकार की कीजिए बात ना, नहीं है बोलिए कि तो सर एक बार कि हाँ योगी सरकार की नीतियां अच्छी रही। कहिए तो सही, हमें भी अच्छा लगेगा कि चलिए आप अच्छे कामों की तो सराहना करते हैं। नीतियां तो पता चले किस किस नीति की बात हो रही है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएं कि क्या अच्छा किया योगी सरकार ने। तो मैं खुले, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं खुले मन से तारीफ करूंगा उसकी। एक कड़वा सच पल्लवी जी, अगर आप मेरे को अनुमति दें, बताइए बताइए विपिन जी बताइए। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। देखिए, मैं अक्सर मिला करता था दिल्ली की मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित जी जी। से, और ऐसा उनका व्यक्तित्व था कि मतलब कमाल का। और जो चीज ये नहीं कि सिर्फ श्रेय लेने की बारी आती थी तो वो श्रेय लेती थी, सिर्फ विफलता की थी तो वो कहती थी बक स्टॉप्स एट माय ऑफिस। ये सबसे बड़ी एक नजीर पेश करती थी कमाल की, और इसलिए लोग उनको सदैव याद करेंगे। और स्वर्णिम इतिहास जो दिल्ली में जो विकास के कार्य हुए उसका श्रेय निस्संदेह शीला दीक्षित की सरकार को जाता है। 1998 से लेकर 2013 का जो दौर था, जो विकास के कार्य हुए, उसके बाद राजनीतिक दल बड़ी बड़ी बातें कर ले, दिल्ली में जिसकी भी सरकार है, कि यहाँ पर कि हमने ये विकास के कार्य करे, फ्लाईओवर जो जिस तरह से विकास हुए हैं दिल्ली में, जो विकास दिखता है, चश्मा लगाने की आवश्यकता नहीं है, शीला दीक्षित की सरकार को जाता है। तो यहाँ से मेरा बोलने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर आज कांग्रेस की स्थिति क्या है। वही दिल्ली है, राजधानी, देश की धड़कन, और यहाँ पर कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई है। 2 विधानसभा के चुनाव हुए और आत्ममंथन करने के लिए कांग्रेस को अगर कोई बोलता है तो कांग्रेस तैयार नहीं है। क्या कहने के लिए वो बोलते हैं हम संगठन को मजबूत करेंगे, लेकिन वो महज कागजों में रह जाता है, अमल नहीं होता। जो अभी कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता बात कर रहे हैं भाजपा की तरफ इशारा करते हुए कि इम्प्लीमेंटेशन का है, इम्प्लीमेंटेशन तो कांग्रेस भी नहीं कर रही। आज अगर कांग्रेस मजबूत हो जाए तो ये लोकतंत्र के लिए कितनी खूबसूरत बात होगी, हमारे देश के लिए खूबसूरत बात होगी। लेकिन कांग्रेस तैयार नहीं है। ये G23, G22 क्यों बन रहा है, यहाँ पर नाराजगी क्यों है? तो ये बातें समझने की आवश्यकता है। यहाँ पर अपने गिरेबान में भी झांकने की आवश्यकता है, आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। बड़े बड़े कांग्रेस के नेता अगर नाराज होकर, हताश होकर दूसरी तरफ रुख कर रहे हैं तो क्या इसमें मामले की तह तक जाने की जरूरत नहीं है? तो ये सब बातें, और सबसे बड़ी बात है कि मैं एक बात इस चर्चा में जरूर लेके आना चाहूंगा। चेक्सिट का दौर शुरू हो चुका है। हम लोग ब्रेक्सिट की बात करते हैं अक्सर कई वर्षों से कि ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट होना। चेक्सिट माना बड़े बड़े मुल्क विश्व के एग्जिट कर जाएंगे, जो उनके व्यापारिक नाते हैं चीन के साथ। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि उसका सीधा फायदा हिंदुस्तान को मिलेगा, बशर्ते कि यहाँ पर जो परसेप्शन है वो हम अच्छा बनाएं, सकारात्मक बनाएं अपने देश के बारे में। हम अपने देश को बोलना शुरू कर दें ये लिंचिस्तान है, हिंदुस्तान नहीं है, ये रेपिस्तान है, मेक इन इंडिया नहीं रेप इन इंडिया है। तो कितनी शर्मनाक बात है। ये हमारा सबका देश है, किसी ने किसी से सबूत नहीं मांगे कि आप कितने बड़े देश प्रेमी है, देशभक्त हैं। ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है, जो देश में रहता है वो अपने देश से प्रेम करेगा, और किसी ने किसी से उसका आपको सबूत नहीं मांगा। लेकिन यहाँ पर कुछ अपेक्षा करी जाती है सबसे, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर किसी एक की तरफ इशारा नहीं है, सबकी बात है कि यहाँ पर सकारात्मक सोच रखें, देश को आगे ले जाना है। चुनौतियों का भरमार है, आपको हमें अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। बिल्कुल। अश्विनी शाही जी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना कब पूरा होगा, कब बनेंगे हम विश्व गुरु सर? एकदम हम अग्रसर हैं, 5 ट्रिलियन की तरफ हम अग्रसर हैं। हम हर दिशा में काम कर रहे हैं जो देश को बेहतर बनाएगा, देश के लोगों को बेहतर बनाएगा और देश की इकोनॉमी को बेहतर करेगा। आज 5 ट्रिलियन में उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा हाथ है।
आज देश में जो उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य कहा जाता था, आज वो बीमारू राज्य उसका दूसरे नंबर की इकोनॉमी में आ लेकिन गया है। उसके लिए तो हम जयेश जो जी है ने भी एक बात बताई ना सर, नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई थी और उसमें 5 सबसे ज्यादा गरीब राज्यों में आप ही के राज्य ऊपर थे, 4 राज्य, उनमें से एक राज्य आपका नहीं था। उसका भी एक जवाब देता हूँ। तो जयेश जी ने तो ये बताया, लेकिन नीति आयोग की एक रिपोर्ट और आई थी। हाँ। उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने कोरोना काल में बड़ा बढ़िया काम किया था, उसका भी ये विरोध कर रहे थे अभी। तो अब हम किस बात को हम ज्यादा बेहतर माने कि उसको, या इनको ये भी तो कहना चाहिए कि अच्छा योगी सरकार ने अच्छा काम किया, जबकि हम 24 करोड़ का जो आज का 7वां देश अगर कहा जाता है कि तो हमारी आबादी कितनी है? जी, भारतीय जनता पार्टी के हैं। कह रहा हूँ कि आप यह तो मानिए, आप यह मान क्यों नहीं रहे? ये तो आपका ही नीति आयोग बोल रहा है, और आप क्यों यह स्वीकार करने में हिचकिचा रहे हैं कि यह इस कारण से हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो सत्ताधीश लोग हैं वह अच्छे से नीतियां नहीं लागू कर पाए। कोई आपको जवाब नहीं देगा। मैं हिचकिचाता नहीं हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बीमारू राज्य था, इसको हम ठीक कर रहे हैं। 24 करोड़ सर ये बीच में आप 20,000 करोड़ का भी तो पैकेज लेकर आए थे, उस पैकेज का क्या असर रहा? अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने में उस पैकेज ने अपना क्या योगदान दिया? जवाब चाहूंगी आपका सर, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अश्विनी जी, 20,000 करोड़ के पैकेज का क्या हुआ सर? जी, मैं बताना चाहूंगा। मैं देखिए 20,000 करोड़ का पैकेज पूरे राष्ट्र के लिए था। इस कोरोना महामारी में देश की अर्थव्यवस्था एकदम खत्म हो चुकी थी, सब जगह के लिए पैकेज था वो पूरा। उसमें उत्तर प्रदेश का भी जो हिस्सा था उत्तर प्रदेश को मिला। आज उत्तर प्रदेश उन्हीं सब सहायता की वजह से आज उत्तर प्रदेश अपने प्रदेश के लोगों को बेहतर राशन व्यवस्था उपलब्ध करा रहा है। टीकाकरण में जो है देखिए अव्वल आज हम आए हुए हैं। आज हम अपनी चीजों का इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी कर रहे हैं। तो कुछ केंद्र की सहायता भी है, कुछ उत्तर प्रदेश के सहायता हमने बढ़ाई है। मैं एक बात कहना पीछे अभी अपने में कह रहा था कि जब 15 करोड़ बेरोजगार थे युवा, उस समय उस पर ध्यान नहीं दिया गया। देखिए एक एक चीज होती है, मुझे अभी अचानक याद आ गया। उस समय 500 करोड़ रुपए 2014 में खर्च करके राहुल गांधी की इमेज को सुधारने के लिए 500 करोड़ खर्च किया गया था। तो जो पार्टी 500 करोड़ अपने नेता के इमेज को सुधारने के लिए करेगी, वो इस देश में गरीबी कैसे हटाएगी, इसको सोचना पड़ेगा। और राहुल जी कैसे भाषण देते हैं वहाँ, ये सोचने की बात होनी चाहिए। दूसरा, विपिन जी ने जो अभी जो सवाल उठाए थे शीला दीक्षित जी का, सच है उनके ऊपर आरोप भी खूब लगे। कॉमनवेल्थ घोटाला बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, लेकिन उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे जो भी हो दिल्ली का विकास किया। इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। जिस देश में काम किया उसका नाम लिया जाना चाहिए और बेहतर तरीके से लिया जाना चाहिए। 20,000 करोड़ के बाद बीच में छोड़ दिया अश्विनी जी, आपने मुझे क्लियर नहीं किया सर, क्योंकि अगर हम इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, गरीबी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका कुछ तो फायदा हुआ होगा ना। उसका फायदा तो क्या नील बटा सन्नाटा है सर। उसके बाद से महंगाई की दर बढ़ी है, उसके बाद से हमने पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी इजाफा देखा है, महंगाई सब्जियों पर भी हमने देखी है, महंगाई हमने खाद्य तेलों पर भी देखी है। एक महंगाई की बात अगर कर रहे हैं हम लोग पहले, और कौन से सेक्टर को संजीवनी मिली उस पैकेज से सर? कौन सा सेक्टर एकदम फल फूल गया? देखिए उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश नहीं, आप पूरे देश के बारे में बात कर लीजिए सर, कोई बात नहीं, मुझे उत्तर प्रदेश का पर्टिकुलर कोई भी डेटा इस समय नहीं चाहिए। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ तो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी से भी आपने 30,000 करोड़ को जोड़ा था। मैं उत्तर प्रदेश का जो 2 लाख करोड़ का बजट
उत्तर प्रदेश 5 लाख का रहा है। आज कहीं न कहीं दूसरे को सीखना चाहिए। उत्तर प्रदेश अश्विनी जी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। विपिन शर्मा जी आ रही है, आप ही का रुख करें, बताइए। पल्लवी जी देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर एक बहुत अहम बात है कि चीन को यहाँ पर सोच क्या, हम सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, क्या सोच एक जैसी नहीं होनी चाहिए कि हम लोगों को चीन को घेरना चाहिए। जो एलएसी पे भी चुनौती बना के बैठे हुए हैं और कोरोना में पूरे विश्व को उन्होंने बीमार कर दिया। ये वायरस फैला के जो उनके वुहान शहर से निकला था, उनको हमने आड़े हाथ दिया ही नहीं अभी तक, क्योंकि यहाँ पर आपस के मतभेद खत्म नहीं होते। यहाँ पर आपस में एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ते रहते हैं नेता, राजनीतिक दल, उसी में समय व्यर्थ सारा बीत जाता है। यहाँ पर अगर सोच जाए कम से कम इस दिशा में कि एक हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान से बड़ा हमारा दुश्मन चीन है, चीन दुश्मन नंबर 1 है, तो यहाँ पर अगर अर्थव्यवस्था को भी आपने मजबूत करना है, क्योंकि हमारा डिफेंस बजट भी है, वहां पर भी हम लोग लापरवाही नहीं कर सकते, किसी तरह की कमी पेशी नहीं हो सकती डिफेंस बजट को लेकर। लेकिन यहाँ पर अगर हम चीन को घेरे तो उसके दो फायदे होंगे। एक के हम एलएसी को अब सुरक्षित कर पाएंगे, और दूसरी बात कि जो बड़े बड़े मुल्क हिंदुस्तान के साथ आना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, यहाँ पर हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अगर उनके खिलाफ प्रतिबंध लगे, सैंक्शंस लगे। इतने तैयार हैं हम विपिन शर्मा जी, इतने तैयार हैं हम? जवाब चाहूंगी मैं आपसे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विपिन शर्मा जी जी देखिए, आपने सवाल पूछा कि क्या हम उस चीज के लिए तैयार हैं। मुद्दा ही वही है कि यहाँ पर अगर हम लोग एक संकल्प ले लें, कमर कस लें कि यहाँ पर ये मुद्दा, क्योंकि ये पूरे देश हित का मुद्दा है, यहाँ पर चीन सबसे बड़ा दुश्मन है, चीन सबसे ज्यादा चुनौती बना के बैठा है, कम से कम वहां तो हम हाथ मिला लें। वहां पर सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, देश हम सबका है, और यहाँ से हमने देश को उभारना है। कोरोना काल से भी देश को उभारना है। हमने देखा कि इस बजट में मेंटल हेल्थ को तवज्जो मिली है। अब आप देखिए बच्चों ने कितनी बड़ी तपस्या करी है, बड़ों से ज्यादा सचेत बच्चे रहे हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर। ये दोनों प्रवक्ता मेरे से इत्तेफाक रखेंगे इस बात को लेकर कि बच्चों ने जो नजीर पेश करी है वो अपने आप में अभूतपूर्व है, काबिल तारीफ, प्रशंसनीय, नमन करना चाहिए। उनकी तपस्या में हम लोगों को हक नहीं मिलता कि हम पानी फेरें। जब ये बार बार बोला जाता कि इलेक्शन रैलियों पे भीड़ उमड़ती थी, वहां पर धज्जियां उड़ा दी जाती थी, नियमों का जो अनुपालन करना था, तो ये अब कम से कम वक्त आ गया यहाँ पर जब हमारी सोच जाने की उस दिशा में कि सबसे बड़ी चुनौती है चीन को लेकर। यहाँ पर चीन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त अगर कोई कार्रवाई नहीं करता, हिंदुस्तान को पहल करनी चाहिए यहाँ पर तो। लेकिन वहां पर वो कब मुमकिन होगा कि यहाँ पर हम कम से कम एक मंच पे तो खड़े दिखाई दे। यहाँ पर भी हम लोग ज्यादा से समय एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ने में निकाल देते हैं। जो सरकार की कमी है वो बिल्कुल निश्चित बात है, विपक्ष का काम है सरकार को घेरने का, वो करना भी चाहिए, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। वो जनहित की बात है। लेकिन यहाँ पर सबसे चुनौतियों, प्रायोरिटीज हमारे को समझनी पड़ेंगी। सबसे बड़ी प्राथमिकता किस चीज को देनी है मुद्दे को। चीन को जब हम घेरेंगे तो उससे हमारा फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। ठीक है, जयेश गुरनानी जी। मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखूंगा आपकी बात से। जो आपने बात कही कि चीन के ऊपर जो है सरकार को आना चाहिए, विपक्ष को भी साथ में आना चाहिए, पूरे देश हित की बात है, तो मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं इस बात से। और इसीलिए मेरे नेता राहुल गांधी जी ने लगातार ट्वीट के माध्यम से सरकार को चेताने का भी काम किया था कि चीन के ऊपर आप अपना रुख जो है वह साफ करें। चीन जो है वह लगातार जो है वह भारत की जमीन पर कब्जा करते जा रहा है, घुसते जा रहा है, तो आप जो है अपने सैनिकों को वहां पर तैनात करें और कहें, वहां पर निर्देशित करें कि वह चीन को धकेले, पीछे धकेले। और आज इन्हीं के नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी ट्वीट करके कहा कि भारत को नेपाल से बात करनी चाहिए और नेपाल के साथ मिलकर के चीन के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। तो मेरा तो यही मानना है कि सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ अपनी गलतियां छुपाने के लिए देश की जनता से झूठ बोलने लगती है, और विपक्ष जब मुद्दा उठाती है तो उन्हें कहा जाता है कि आप देश के यही उम्मीद करते हैं कि चीन पर जो इस समय हमारी व्यापारिक निर्भरता है वो जल्द से जल्द कम हो, ताकि हम जो लड़ाई इस समय लड़ रहे हैं, पूरा देश इस समय जो लड़ाई लड़ रहा है, उस जंग में जीत हमारी हो। अश्विनी शाही जी, आपसे माफी चाहूंगी सर, क्योंकि समय की कमी है तो मैं अब आपको वक्त नहीं दे पाऊंगी। शुक्रिया तमाम मेहमानों का, चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा है कि आज वो नेता हमसे सवाल कर रहा है जिन्होंने अपने कार्यकाल
प्रश्नकाल के दौरान कहा था कि गरीबी एक मानसिक अवस्था है। वित्त मंत्री के इस बयान के बाद से बवाल मचा हुआ है और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बहरहाल समझना और जानना ये बेहद जरूरी है कि क्या वाकई में हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है या फिर जो गरीब है वो अब भी गरीब है और हद से ज्यादा गरीबी की रेखा से नीचे लोग होते जा रहे हैं, और इस गरीबी का निवारण कैसा होगा ये सरकार को सोचना है। इसी के साथ राष्ट्र धर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।